के कजान में बढ़ चुकी है हिंद की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत और मेरा नाम है हार्दिक दवे। भारत की शान कैसे बढ़ी, भारत की पहचान कैसे बुलंद हुई, आज इस पर करेंगे बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में हुई है रूस के कजान में बैठक। 5 सालों के बाद ये द्विपक्षीय वार्ता हुई। 45 मिनट तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने एक मेज पर बैठे। 5 साल के बाद दोनों देशों के बीच में सकारात्मक बातचीत हुई, द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच में यह वार्ता एकदम सफल रही। ब्रिक्स समिट के दौरान वार्ता के दौरान दोनों ही नेताओं ने आर्थिक सहयोग को लेकर भी बात की और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है रक्षा और सीमा सुरक्षा। सीमा सुरक्षा को लेकर बनी सहमति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के फैसले का स्वागत किया है और वो चीन जो वार्ता पर वार्ता करता रहा लेकिन बार बार सैन्य वार्ताएं फेल होती रहीं। 2 दिन पहले मोदी जिनपिंग की मुलाकात से महज 2 दिन पहले डेप्सांग और डोकलाम दोनों ही जगहों पर चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है और कजान में दोनों नेताओं की यह वार्ता लगभग सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है कि कम से कम चीन की सेना ने यह माना कि यह जमीन भारत की है, यह सीमा भारत के क्षेत्र में आती है। तो चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता खत्म हो चुकी है। 45 मिनट तक दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच में शांति और स्थिरता इस विषय को लेकर बातचीत हुई। उनका कहना है कि शांति और स्थिरता प्राथमिक होनी चाहिए। वैश्विक शांति के लिए संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। हमारी बातचीत खुले मन से होगी, कहीं भी कोई मलाल नहीं होगा। संबंधों में आपसी विश्वास जरूरी है, ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां चीन के साथ इस डिप्लोमेसी को दिखाया है। सोचिए, चीन जैसे देश के साथ ट्रस्ट की बात करना, निश्चित तौर पर शायद ही किसी प्रधानमंत्री की ओर से यह बयान कभी आया हो और खासतौर पर मोदी की ओर से यह बयान कभी आया हो। लेकिन देखिए, अब चीन के साथ भी भारत की डिप्लोमेसी साफ नजर आने लगी है। एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो देखिए, रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में 5 साल बाद आज बुधवार के दिन 23 अक्टूबर की तारीख को द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग को बढ़ाने, आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया है। साल 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बायलैटरल मीटिंग थी। सोचिए, गलवान की झड़प के बाद पहली बायलैटरल मीटिंग। तकरीबन 45 से 50 मिनट की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर, विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने यह कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम खुले मन से बात करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी, प्रोडक्टिव होगी, यानी कि रचनात्मक चर्चा होगी। आने वाले समय में चीन के साथ संबंधों को बेहतर करना, इस डिप्लोमेसी को बनाए रखना, अपनी सीमा की सुरक्षा करना और भारत की ये जो सॉफ्ट पॉलिटिक्स है, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, इसे बनाए रखना, यही तो भारत है, यही भारत की सोच है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, हर देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, अपने दुश्मनों को भी गले लगाने ना, वाकई यही भारत की
मूल भावना है। और भारत की मूल भावना को लेकर रूस के कजान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस चीन को भी गले लगाया जो चीन अक्सर आंख उठाकर चालाकियां करता है, भारत की सीमा को अपनी सीमा कहता है, भारत की सरजमीन पर कब्जा करना चाहता है, अलग अलग देशों में अपना विस्तारवाद बढ़ाना चाहता है। और उस विस्तारवाद को रोकने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी का कार्ड खेला है। आप देखिए कि विस्तारवाद को विश्वास से जीतने की कोशिश, ये अपने आप में एक नई पॉलिटिक्स है, ये अपने आप में एक नई राजनीति है। और इस राजनीति की अपेक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से भारत में शायद कभी किसी ने न की हो कि चीन के साथ भी संबंध बेहतर हो सकते हैं। विस्तारवादी चीन को विश्वास के दम पर रोका जा सकता है, जीता जा सकता है और काबू किया जा सकता है। ये रूस की इस बायलैटरल मीटिंग के बाद क्लियर हो गया है। और मेरे सहयोगी अशोक राज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे अशोक का रुख करते हैं। अशोक, विस्तारवादी चीन को विश्वास की पॉलिटिक्स से, विश्वास की डिप्लोमेसी से रोका जा सकता है, काबू किया जा सकता है, जीता जा सकता है। वो चीन जो अपनी चालाकियों के लिए जाना जाता है, उस चीन के साथ भी ट्रस्ट की बात की जा सकती है। ये डिप्लोमेसी तो आज तक भारत ने देखी ही नहीं थी। देखिए, 5 वर्षों में ये एक डिप्लोमेसी की जीत की तरह देखा जा रहा है। भारत की कूटनीति जीत है। दरअसल एशियाई देशों में 2 प्रमुख देश हैं, हाँ। भारत और चाइना। करेक्ट। ऐसे में 2 देशों के बीच में सैन्य और कूटनीति दोनों वार्ता अगर बंद हो जाए तो अमूमन ये देखा जाता है कि बॉर्डर पर कॉन्फ्लिक्ट और उससे न सिर्फ बॉर्डर पर तनाव है बल्कि भारत के अंदर राजनीति पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। रही बात विस्तारवादी नीति की, बात सही कह रहे हैं कि दुनिया इस बात को मानता है कि चाइना विस्तारवादी नीति को अपनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी में अपने ही नेबर देशों के बीच में संयम या अच्छे रिश्ते नहीं बना पाते हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठते हैं, जो कि भारत पे लगातार उठ रहे थे। 5 वर्ष हो गए इस कूटनीति को सफल साबित करने के लिए, जिससे अब सैन्य और साथ में कूटनीति दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो कि अब भारत और चाइना के साथ बेहतर होने वाले हैं। न सिर्फ बॉर्डर पर तनाव खत्म होगा बल्कि व्यापार के भी रास्ते खुलेंगे। जी अशोक, महात्मा गांधी कहा करते थे कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, यानी कि अपना संयम, अपना विश्वास बनाए रखो, दुश्मन भी दोस्त बन जाएगा। और दुश्मन को गले लगाने की जो सोच है, जो मूल विचार है, वो भारत का है। और लग रहा है कि शायद इसी विचार को लेकर प्रधानमंत्री गए। पास्ट और फ्यूचर की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये तो ठीक है। पास्ट में यह हुआ कि 2 दिन पहले LAC पर सहमति बनी और 2 स्थानों पर चीन की सेना पीछे हटी। फ्यूचर ये है कि अजीत डोवल और वांग यी मिलने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर सीमा सुरक्षा को लेकर पॉजिटिव खबरें आ रही हैं आसपास से। बिल्कुल, अगर आप देखें तो NSA डोभाल की मीटिंग एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे होंगी, जो दोनों देशों ने अपने अपने नुमाइंदे चयन किए हैं। Correct. और रही बात पिछले साल की, तो 2020 में जो खूनी झड़प हुई है उसमें सबसे भारी दिक्कत ये उठाना पड़ा है कि हमने जवान शहीद हुए, हमारे देश के साथ हमारे व्यापार, देश के साथ हमारे कूटनीति, देश के साथ हमारे रिश्ते सब खराब हुए। लेकिन चाइना एक उभरता हुआ बड़ा देश है, इकोनॉमी उसकी डेवलप हो रही है। और रही बात, अगर इसको क्रोनोलॉजी को समझना है कि आखिरकार अचानक 5 वर्ष बाद चाइना भारत के बीच में समझौता हुआ कैसे, इसमें कई लोग और कई ऐसे एम्बेसडर हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर हैं, या फिर कूटनीति में बहुत ज्यादा उनका अपना तजुर्बा रहा है, इसमें रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। जियोपॉलिटिक्स पूरे दुनिया में बदल रहा है। मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया आपस में लड़ रहे हैं। वेस्ट और अमेरिका नाटो के चक्कर में रशिया पर सैंक्शन लगा रहा है, ईरान पे सैंक्शन लगा रहा है और अरब कंट्रीज उथल पुथल हो रखी है। तो ऐसे समय में अगर एशिया शांत नहीं होता है, एशिया में किसी तरीके के तनाव बढ़ते हैं, तो आप समझे कि एशियाई देश में सबसे अगर इन 2 देशों को होगा जो कि बढ़ते हुए सबसे प्रोमिनेंट इकोनॉमी वाली कंट्री है, जो कि भारत और चाइना है। जी वैसे 2 देशों के बीच में डिप्लोमेसी एक अलग होती है, लेकिन अगर हम अपने निजी रिश्तों की बात करें, आपसी रिश्तों की बात करें, तो अक्सर घरों में भी होता है कि जब पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो यही सोचते हैं कि आपसी कम्युनिकेशन अगर हो जाए, संवाद अगर हो जाए तो सब सुलझ जाता है। कुल मिलाकर शायद यही पॉलिटिक्स, यही डिप्लोमेसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रही है, क्योंकि खुद शी जिनपिंग ये बोले कि कम्युनिकेशन और आपसी सहयोग को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है।
चीन ये भारत से कह रहा है कि वो कम्युनिकेशन चाहता है, वो संवाद चाहता है, यानी कुल मिलाकर संवाद ही हल है, संवाद ही समाधान है। ये बात दोनों देश मान रहे हैं। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री मोदी के ही कई ऐसे बयान हैं और इस बार भी उन्होंने ब्रिक्स में अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में इस बात को कहा कि हम वार्ता से ही सब समझौते कर सकते हैं और युद्ध हल नहीं है, तो ये एक बड़ी बात है जो कि हमेशा से भारत ने अपनी इस नीति को अपनाया है। और चाइना चूंकि एक विस्तारवादी नीति से अपनी सोच से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में अपने पैर पसार रहा है, व्यापार बढ़ा रहा है और भारत के साथ उसके बॉर्डर पर तनाव, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अगर एशियाई कंट्री आपस में मिले और ब्रिक्स एक ऑप्शन बन सकता है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरीके से अपने G20, G7 या फिर बाकी उनके जो अपने सिंडिकेट कंट्रीज, तो एक ब्रिक्स ऑप्शन बन सकता है एशियाई। लबोलुबाब यही निकल रहा है अशोक की संवाद ही समाधान है और विस्तारवाद को विश्वास के दम पर जीता जा सकता है, विस्तारवाद को रोका जा सकता है। ये एक उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में पेश कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, 5 साल बाद रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को यह साफ संदेश दिया कि सरहद पर शांति ही इस दोस्ती को बचा सकती है। आप स्थिर होंगे, आप शांत होंगे, दोस्ती बनी रहेगी। इससे पहले मोदी और पुतिन, फिर जिनपिंग साथ नजर आए। देखिए, पूरी दुनिया में भारत रूस चीन के दोस्ती की ये नई तस्वीर घूमने लगी, लेकिन पूरी दुनिया एक और तस्वीर देखकर दंग रह गई जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। करीब 5 साल बाद रिश्तों में ये बदलाव देख दुनिया दंग थी। सब हैरान कि भारत और चीन इतने करीब कब और कैसे आ गए, लेकिन भारत में बैठे एक्सपर्ट सोच रहे थे मुलाकात तो ठीक, चीन फिर आघात न करे, जैसे गलवान घाटी में किया, जैसे पेंगोंग त्सो झील पर अपना रंग दिखाया और जो डोकलाम में हुआ या फिर तवांग में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही चीन के तेवर नरम दिखे। उसी का नतीजा है कि दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पर सहमति बनी। अब दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। साथ ही देपसांग डेमचौक पर भी ड्रैगन ने सहमति जताई। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। यानी नए दौर की नई दोस्ती से पहले चीन ने तेवर तो बदले, लेकिन क्या दोस्ती में दगा करने की आदत भी बदली या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, जहां से उन्होंने विश्व को संदेश दिया। कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, डायलॉग और डिप्लोमेसी के समर्थक हैं। भारत ने ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ये बात साफ की। और विविधता हमारी ताकत है। हम चाहे आपस में कितने भी अलग लगते हों, लेकिन विविधता में ही एकता है और यही एकता हमारी शक्ति है, यह दिखाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा और क्या अपने संबोधन में खास बातें कही और विश्व को क्या संदेश दिया, आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं। योर हाइनेस, एक्सेलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, 16वें ब्रिक्स समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन को हार्दिक बधाई देता हूं और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। भारत चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान जारी हुआ है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि मोदी जिनपिंग के साथ अहम मुलाकात हुई। 5 सालों के बाद ये पहली मुलाकात है।
2020 की गलवान की झड़प के बाद दोनों देशों की ये पहली मुलाकात है। एलएसी पर समझौते के बाद ये बैठक होना और भी ज्यादा अहम हो जाती है। पिछले लंबे समय से वार्ता जारी थी। एमईए की ओर से कहा गया है कि सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चर्चा हुई थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से एनएसए अजीत डोवल की वार्ता भी होने वाली है। भारत चीन दुनिया के दो बड़े देश हैं, एशिया पर राज करने वाले देश हैं, और दो एशियाई बड़े देशों के बीच में अगर ये द्विपक्षीय वार्ता सफल होती है तो निश्चित तौर पर ये देश में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में महत्वपूर्ण रहेगी।